नमस्कार। केपी कॉलेज आवर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम पिछली क्लास में प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी गबन को पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज कहानी का 5वां भाग पढ़ेंगे। दयानाथ रमानाथ के पिता हैं। दयानाथ वह मुझसे नहीं हो सकता। अब दयानाथ ने कहा मुझसे नहीं हो सकता क्या? जब रमानाथ ने कहा कि वही जो आपके अन्य भाई करते हैं, ऐसा काम आप भी करके आप चाहे तो 6 महीने में हैं उस शराब वाले को पैसे दे सकते हो, तब दयानाथ ने कहा नहीं, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। तीनों कौन? रमानाथ, जागेश्वरी और दयानाथ। ये तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। यहाँ पे जागेश्वरी और रमानाथ की माता है जागेश्वरी, और दयानाथ जागेश्वरी का पति है। ये जो तीनों हैं मौन बैठे रहे। जब दयानाथ ने कहा मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, और फिर थोड़ी देर तक वे तीनों मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। जागेश्वरी और रमा को यह फैसला मंजूर न था। भाई दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन ये फैसला इन दोनों को मंजूर नहीं था। किसको? रमानाथ और जागेश्वरी को मंजूर नहीं था। दयानाथ ने क्या फैसला सुना दिया था? दयानाथ ने कहा कि भाई शराब वाला रोजाना पैसे मांगने आ रहा है, तो क्यों न बहू से यानी जालपा से तो शराब पैसे मांगने आता है, तो जालपा से जो शादी में जो गहने दिए थे उनमें से कुछ 2-4 गहने लेकर उस शराब वाले को दे दे, तो वह रोजाना है उससे जो पैसे मांगने आता है उससे गला छूट जाएगा। इसीलिए दयानाथ ने कहा था कि भाई जालपा के पास जो अपन ने गहना चढ़ाया है उसमें से 1-2 गहने मांगकर उस व्यापारी को दे देते हैं। लेकिन इसमें जागेश्वरी और रमानाथ क्या हैं, दोनों तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि जालपा पहले से चंद्रहार को लेकर बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि चंद्रहार उसको शादी में है, जो चंद्रहार नहीं आया था। और दूसरी और कल की आई हुई बहू को जो गहने दिए हैं वो गहने वापस कैसे मांगे, इसीलिए ये जागेश्वरी और रमानाथ दोनों तैयार नहीं थे। जागेश्वरी और रमानाथ को यह फैसला मंजूर न था, इसीलिए इस गुत्थी को सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर था। इस गुत्थी को सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर था। किस पर? दयानाथ और रमानाथ पर। जागेश्वरी ने भी एक तरह निश्चय कर लिया था, दयानाथ को जक मारकर अपने नियम तोड़ना पड़ेगा। दयानाथ को जक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ हो और अपने नियमों का राग आलापे जाए। रमानाथ बुरी तरह फंसा था। रमानाथ भी बुरी तरह फंस गया। वह खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया वह आज न करेंगे। अब रमानाथ अच्छी तरह से जानता है कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया है वह अब वे नहीं करेंगे। वह पछता रहा था कि मैंने क्यों जालपा से डींगे मारी। अब वह पछता रहा था क्योंकि उसने पहले ही अपनी पत्नी जालपा के सामने उसने क्या कर दिया था, बड़ी बड़ी जो डींगे हाँकी थी। डींगे हाँकना यानी गप लड़ाना। तो क्यों भाई पहले से ही उसने, वह भी पछता रहा था क्यों जालपा से पहले से ही उसने इतनी झूठी बातें की थी, बड़ी बड़ी डींग हाँकी थी, और अब ये गहना मांगने जाए तो पर्दा खुल जाएगा, तो रमानाथ को क्या होना पड़ेगा? बेइज्जत होना पड़ेगा। इसीलिए उसे शर्म आ रही थी कि गहना कैसे मांगे, और पहले से ही उसने बड़ी बातें डींग हाँकी थी, झूठी बोला था। क्योंकि जो शादी शिक्षा का खर्चा है, पढ़ाई का, वह 15 रुपये था, 10 रुपये था शिक्षा का खर्चा, और उसने 40 बताया था। किसने? रमानाथ ने जालपा को।
और घर के किराए का खर्च है 5 रुपये था, उसने 15 रुपये बताया था। तो इस तरह से बड़ी बड़ी जो डिंग हाकी थी कि मेरे पिता, मैं ज़मींदार हूँ, बैंक में बहुत सारे पैसे पड़े, उसकी सूद आती है, तो वह सारी बातें हैं। अब पर्दा हट जाएगा तो उससे क्या होना पड़ेगा, शर्म आएगी और बेइज्जत भी होना पड़ेगा। इसीलिए ये नहीं चाहता था कि वह रमानाथ है जो जालपा के पास गहने मांगे। अब अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी का था। जालपा की अनुपम छवि ने पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। अनुपम, अनोखी छवि। वह अपने सौभाग्य पर फूलाना समाता। क्या यह घर ऐसी अनन्य सुंदरी के योग्य था? भाई वह अपने सौभाग्य से फूले न समा रहा था। अत्यधिक खुशी हो रही थी। किसको? जालपा को। किसको? सॉरी, रमानाथ को। किसको देखकर? जालपा की सुंदरता को देखकर, उसकी अनुपम छवि को देखकर। जालपा के पिता 5 रुपये के नौकर थे, पर जालपा ने कभी अपने घर में झाड़ू न लगाई, कभी अपनी धोती न चाटी थी, अपना बिछावन न बिछाया था, यहाँ तक कि अपनी धोती की खोंच तक न सीती थी। अब कहने का मतलब जालपा है अपने घर का कोई कार्य नहीं करती थी। दयानंद 50 रुपये पाते हैं, पर यह केवल चौका बासन करने के लिए मोहरी थी। बाकी सारा काम अपने ही हाथों करना पड़ता था। अब सारा काम जालपा यहाँ अपने हाथों से करती थी, जबकि वह पिता के घर पे पिता की आमदनी मात्र 5 रुपये होते हुए भी वह घर का कोई कार्य नहीं करती थी। और दयानंद की आमदनी, मासिक आमदनी 50 रुपये होते हुए भी उसे घर का है सारा काम करना पड़ता था। जालपा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। देहात ग्रामीण क्षेत्र भूमि, तो जालपा है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को, देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे कभी अवसर नहीं पड़ा था। वह कई बार पति और सास से शास्त्रीय पूछ चुकी थी, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है। अब वह कई बार पति से और अपनी सास से पूछ चुकी थी कि क्या घर में कोई नौकर नहीं है। जालपा के घर दूध दही की कमी नहीं थी। अब जालपा के घर पे दूध, दही, घी आदि की कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ बच्चों को भी दूध मैसर न था। यहाँ बच्चों को दूध मैसर नहीं था। कहाँ पे? दयानाथ के घर पर, ससुराल। रमानाथ के घर, जालपा के घर में दूध, दही, घी की कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो बच्चों को भी दूध मैसर न था। मैसर कह सकते, प्राप्त। तो यहाँ पर बच्चों को दूध भी क्या है, मैसर न था। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातों के सिवा और क्या था। मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातें करता, उसके सिवा और रमानाथ के कोई कहने के पास कोई शब्द ही नहीं थे। घर का किराया 5 रुपये था, रमानाथ ने 15 बताई। और शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपये था, रमानाथ ने 40 बताई। उस समय उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि एक दिन सारा भंडा फूट जाएगा। भाई एक दिन है जो ये झूठी बातें हैं, लेकिन एक दिन तो ये पर्दाफाश होना ही है, भंडा फूटने वाला ही है। लेकिन मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता। अब झूठ कितने तक छिपाए रहेगा, कितने दिनों तक? तो मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, लेकिन वह दिन इतना जल्दी आएगा ये कौन जानता है। भाई ये दिन इतना जल्दी आएगा ये कौन जानता है। मिथ्या है, झूठ कभी दूरदर्शी नहीं होता, क्योंकि सत्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है उससे याद रखना नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही ये रमानाथ झूठ बोले जा रहा था, लेकिन एक दिन इसका बंडा तो फूटना ही है। मिथ्या कभी दूरदर्शी नहीं होता था, लेकिन रमानाथ ये नहीं जानता था कि इतना जल्दी ये दिन आ जाएंगे और मेरा झूठी बातों का है सारा बंडा फूट जाएगा। अगर उसने ये डिंग न मारी होती तो जागेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चित हो जाता। अगर ये डिंग न आकी होती तो जागेश्वरी की तरह सारा भार है वह उस पर थोपकर, किन पर? दयानाथ पर थोपकर निश्चित हो जाता। लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था। कैसे निकले? अपने बनाए हुए जाल में फंस गया था। झूठ बोला, अब है वो बातें सामने आई तो अपने जाल में बनाई हुई, अपने द्वारा बनाए गए जाल में वो फंस गया था। अब उससे कैसे निकले? उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा न था कि आगे चलकर उसे उलझनों में न डाल देता। बहुत सारे उपाय सोचे उससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं था
उपाय जो आगे जाकर उसे उल्टा उलझन में ही डालता था। एकाएक उसे एक चाल सूझी, उसका दिल उछल पड़ा, पर इस बात को वह मुंह तक न ला सका। ओहो, कितनी नीचता है, कितना कपट, कितनी निर्दयता, अपनी प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता। अपनी प्रेयसी, प्रेयसी कौन है यहाँ पे? जालपा, प्रेमिका, उसके साथ इतनी धूर्तता। उसके मन से उसे धिक्कारा, उसके मन से उसे धिक्कारा। अगर इस वक्त उसे कोई 1000 रुपया दे देता तो वह उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। भाई उस समय, उस वक्त ऐसे कुअवसर पर अगर कोई उसे, किसको? रमानाथ को कोई 1000 रुपया उसे दे दे तो उम्र भर उसका गुलाम बनकर रह जाए। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? रमा ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं सूझता, कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा, आप ही सोचिए, मुझे तो कुछ नहीं सूझता। क्यों नहीं उससे 2-3 गहने मांग लेते? क्यों नहीं भाई, उससे 2-3 गहने मांग लेते। तुम चाहो तो ले सकते हो, हमारे लिए मुश्किल है। भाई तुम चाहो तो ले सकते हो, हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे शर्म आती है। अब क्या कहा? मुझे शर्म आती है, रमानाथ ने कहा। तुम विचित्र आदमी हो, विचित्र अनोखा। आदमी अरबी शब्द है। न खुद मांगोगे न मुझे मांगने दोगे तो आखिर यह नाव कैसे चलेगी? भाई न खुद मांगते हो न मांगने देते हो, आखिर यह नाव कैसे चलने वाली है? मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे कोई आशा मत रखो, मुझसे कोई आशा मत रखो। दयानाथ से, मैं अपने आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता, इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता किसके जीवन में ऐसे कुअवसर नहीं आते, किसके जीवन में ऐसे कुअवसर नहीं आते। कु यानी बुरा, कुउपसर्ग है, किसके जीवन में ऐसे कुअवसर नहीं आते? कु क्या है? बुरा। ये कु उपसर्ग है, बुरा समय। तो किसके जीवन में ऐसे कुअवसर नहीं आते? तुम्हें अपनी मां से पूछो। जागेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो नहीं देखा जाता कि अपनी आदमी चिंता में पड़ा रहे और मैं गहने पहने बैठूं। मुझसे ये नहीं देखा जाता कि भाई अपना आदमी चिंता में पड़ा रहे और मैं गहने पहन कर बैठूं। नहीं तो आज मेरे पास भी गहने न होते, भाई नहीं तो आज मेरे पास भी गहने न होते। एक एक करके निकल गए, सारे गहने ऐसे निकल गए कि भाई अपना आदमी चिंता में बैठे और मैं गहने पहन कर बैठी रहूँ, मेरे से ये देखा नहीं जाता। और आज मैंने ऐसा किया होता तो मेरे पास बहुत सारा गहना होता, लेकिन एक एक करके सभी निकल गए। विवाह में 5000 से कम का चढ़ाव नहीं गया था, मगर 5 ही साल में सब स्वाहा हो गया, स्वाहा हो जाना, नष्ट हो गया। तब से छल्ला बनवाना भी नसीब न हुआ, तब से छल्ला बनवाना भी नसीब नहीं हुआ। अंगूठी छल्ला। दयानाथ जोर देकर बोले, शर्म करने का यह अवसर नहीं है, इन्हें मांगना पड़ेगा। भाई शर्म करने का यह अवसर नहीं है, इन्हें मांगना पड़ेगा। किसको? रमानाथ को। क्या मांगना पड़ेगा? जालपा के पास गहने। रमानाथ ने जीपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता, कहिए उठा लाऊं। भाई मांग तो नहीं सकता, लेकिन आप कहे तो गहने उठा ला सकता हूँ। यह कहते कहते लज्जा, शोभ और अपनी नीचता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गई। दयानाथ ने भौचक्के होकर कहा, उठा लाओगे? उससे छिपाकर। अब दयानाथ ने भौचक्के होकर कहा, उठा लाओगे? उससे छिपाकर। रमानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, और आप क्या समझ रहे हो? भाई उठा कर ही लाऊंगा, और तो आप क्या समझते हो? दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहत कंठ से बोले, नहीं मैं ऐसा न करने दूंगा, नहीं मैं ऐसा न करने दूंगा। मैंने जाल कभी नहीं किया और न कभी करूंगा। भाई मैंने जाल कभी नहीं किया और न ही कभी करूंगा। वह भी अपने बहू के साथ। छी, जो काम सीधे से चल सकता है उसके लिए यह फरेब। भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, धोखे से गहने नहीं मंगवा सकता। छी, वह भी अपनी बहू से। यहाँ पे घरना है छी में, तो उसके लिए यह फरेब, उसके लिए यह फरेब कह सकते हो आप, धोखा। तो मैं उसके लिए ये धोखा क्यों? जो गहना सीधे से मांगने से मिल सकता है तो उसके लिए ये फरेब क्यों
कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो समझते हो वह तुम्हें दिल में क्या समझेगी। भाई कई निगाहें हैं गहने चुराते समय उस पर आप पर पड़ गई तो वो तुम्हें क्या समझेगी। मांग लेना इससे कहीं अच्छा है, मांग लेना उससे कहीं गुना अच्छा है। किसने कहा? दयानाथ ने रमानाथ को। रमानाथ आपको इससे क्या मतलब, मुझसे चीज़ें ले लीजिएगा, मगर जब आप जानते हैं ये नौबत आएगी तो इतने जेवर ले जाने की ज़रूरत ही क्या थी। भाई आप जानते थे कि यह नौबत आने वाली है तो इतने जेवर शादी में ले जाने की क्या ज़रूरत थी। वैट की विपत्ति मोल ली, इससे कई लाख गुना अच्छा था कि आसानी से जितना ले जा सकते उतना ही ले जाते। या फिर रमानाथ सही कह रहा है कि भाई आपसे जितना ले जाया जा रहा था उतना ही ले जाते। इतना है ये सब बातें क्यों, इतना गहना क्यों लेके गए जो अब जाकर हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में पीड़ा होने लगे। रमानाथ ने कहा उस भोजन से क्या लाभ जो पेट में पीड़ा होने लगे। या फिर पेट जो शब्द है ये पुल्लिंग है, तो उस भोजन से क्या लाभ जो पेट में क्या दे, पीड़ा होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई मार्ग निकाल लिया होगा, मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे सिर ये मुसीबतों की टोकरी पटक देंगे, वरना मैं इन चीज़ों को कभी न ले जाने देता। भाई मुझे क्या पता कि मैंने तो यह समझा था कि आपने मुसीबत का जो हल है वह निकाल दिया होगा, लेकिन ये तो मुसीबत की टोकरी मेरे सिर पर ही पटक दी। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सभी गहना आपको है वह ले जाने नहीं देता। दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले इतने पर भी तो केवल चंद्रहार न होने से वह हाय तौबा मच गई। भाई इतना लेके गए, इतने पर भी वह चंद्रहार न होने की वजह से शादी वालों के वह हाय तौबा मच गई थी। रमानाथ उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी। जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी तो पूरा न हुआ। भाई मतलब भी पूरा नहीं हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर यह आफत सिर पर आई। उधर बदनामी भी हुई और यहाँ आफत सिर पर आई। भाई उधर इतना ले जाने के बाद भी बदनामी क्यों हुई? क्योंकि उसमें छड़ा में क्या नहीं था, सुंदरहार नहीं था, तो वह बदनामी हुई। और इधर ये आफत किसकी? शराब की। मैं यहाँ नहीं दिखाना चाहता था कि हम इतने फटे हाल हैं। चोरी हो जाने पर तो सब्र करना ही पड़ेगा, चोरी हो जाने पर सब्र करना पड़ेगा। दयानाथ चुप हो गए। उसे आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब न सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। भाई न सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। पुस्तकालय दीर्घ संधि है, पुस्तक धन आल्य क और आ मिलकर आ बन रहा है, तो अ और आ मिलकर आ बन गया। पुस्तक धन आल्य दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो जब भी रमानाथ है उन्हें बहुत खरी खोटी सुना रहा था, किसको? दयानाथ को। और अंत में वे आखिर में इनसे सुना नहीं गया तो वे उठकर कहाँ चले गए? पुस्तकालय चले गए। और वह नित्य, ये उनका नित्य नियम था, ये उनका नित्य नियम था। हमेशा क्या नियम था? नित्य। जब उन्हें कोई सुनने को मिलता और बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते थे तो वे उठकर पुस्तकालय चले जाते थे। यह नियम उनका नित्य नियम था। जब तक 2-4 पत्र पत्रिकाएं न पढ़ ली उन्हें खाना न हजम होता था। उसे मुश्किल घड़ी में पहुंचकर घर की चिंता और बाधाओं से उन्हें जान बचती थी। अब जाके पुस्तकालय में बैठ जाते थे और मुश्किल घड़ी में घर की बाधाओं से उनकी जान है बस जाती थी। रमा भी वहाँ से उठा पर जालपा के पास न जाकर अपने कमरे में गया। जालपा के पास नहीं गया, रमा भी वहाँ से उठा लेकिन उठकर वह अपने कमरे में गया। अरबी शब्द है उसका कमरा। उसका कोई कमरा अलग तो था नहीं, एक ही मर्दाना कमरा था। उसी में दयानाथ अपने दोस्तों से गपशप करते थे। एक ही कमरा था, मर्दाना कमरा मर्दों के लिए। उसमें दयानाथ बैठकर अपने दोस्तों के साथ गपशप करते थे और वो रमानाथ भी उसी कमरे में गया जहाँ पे दयानाथ बैठा करता था। और दोनों लड़के पढ़ते और इसी में दयानाथ अपने दोस्तों से गपशप करते, दोनों लड़के पढ़ते और रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। उसी में दोनों लड़के पढ़ते
और रमा है मित्र के साथ शतरंज खेलते। इसका मतलब रमानाथ के 3 भाई हैं, ठीक है। रमानाथ क्या करता, उसमें शतरंज खेलते रहता, और दोनों जो दूसरे भाई है वह क्या करते थे, पढ़ते रहते थे। अब दोनों भाई कौन कौन से आगे नाम आएगा। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां साल था और विश्वम्भर का 9वां। तो रमानाथ के 2 भाई और थे। एक तो रमानाथ ही था स्वयं, जो पढ़ाई नहीं करता था, शतरंज खेलता रहता था। दूसरा जो भाई है जिसका नाम है गोपी, जिसकी उम्र 13 साल बताई गई है, और छोटा है विश्वम्भर। तीसरा जो भाई है उसका नाम है विश्वम्भर। तो विश्वम्भर की उम्र कितनी है, 9 साल बताई गई है, और गोपीनाथ की उम्र है वो कितनी बताई गई है, 13 वर्ष। तो जब रमानाथ कमरे में गया तो गोपी और विश्वम्भर क्या है, ताश खेल रहे थे, और दोनों रमा से थर-थर कांपते थे, दोनों रमानाथ से डरते थे। रमा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता, पर भाइयों को खेलते देखकर उसके हाथ में खुजली होने लगती थी। भाइयों को देखकर उसके हाथ में खुजली होने लगती थी, जबकि स्वयं खूब शतरंज खेलता था, लेकिन उन्हें खेलने नहीं देता था। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करे, पर मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाए। खुद पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता, सैर सपाटे करता रहता था, लेकिन क्या मजाल जो भाई है वह इधर उधर घूमने निकल जाए। दयानाथ खुद लड़कों को कभी न मारते थे, अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते थे। उन्हें कनकोवे उड़ाते देखकर उनकी बाल प्रकृति सजग हो जाती थी। उनके साथ खेलता, उन्हें देखकर उनकी बाल जो प्रवृत्ति है, किसकी, दयानाथ के बाल प्रवृत्ति जाग उठती थी। 2-4 पेश लड़ा देते। बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेलते दयानाथ। इसीलिए लड़के जितना रमा से डरते उतना ही पिता से प्रेम करते थे। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश को टाट के नीचे छिपा दिया और पढ़ने लग गए। सिर झुकाए शपथ की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर रमानाथ ने शपथ नहीं लगाई। वे सिर झुकाए वह शपथ की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन रमानाथ ने शपथ नहीं लगाई। मोड़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला। अब रमानाथ अंदर गया और गोपीनाथ से बोला कि तुमने भंग की दुकान देखी है न, नुक्कड़ पर भंग की जो दुकान है आगे तुमने देखी है। किससे कहने लगा, गोपीनाथ से। नुक्कड़ पर गोपीनाथ प्रसन्न होकर बोला, हाँ देखी क्यों नहीं, हाँ देखी क्यों नहीं, देखी है। जाकर 4 पैसे का माजून ले लो, दौड़े हुए आना। जाओ 4 पैसे का कुछ उसे ले जाने के लिए कहा, लाने के लिए, और हलवाई की दुकान से आधी सेर मिठाई भी लेते आना, और आधी सेर मिठाई भी मंगवाई। ये रुपया लो, और 1 रुपया उसे गोपीनाथ को दिया। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीज़ें ले जालपा के कमरे की ओर चला। जालपा के कमरे की ओर निकल गया, जो 1 रुपया देकर अपने भाई गोपीनाथ से जो दुकान से जो चीज़ें मंगाई थी मिठाई वगैरह, वह लेकर रमानाथ है जालपा के कमरे की ओर आगे बढ़ा। कहानी का अगला भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।